नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस एकेडमी में। और यूपी पीसीएस जेक का आईपीसी का ये प्रैक्टिस सेट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 नंबर तक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 100 नंबर के आगे का हम क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ 101 से शुरू करेंगे और हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके आंसर पर टिक कर लेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है, एक्सप्लेनेशन पढ़ने का टाइम नहीं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न किस धारा में कार्य शब्द को परिभाषित किया गया है? तो धारा 33 में इसको परिभाषित किया गया है। और आप जब भी इस वीडियो को देखते हैं तो इसको फुल स्पीड पे, यानी कि सेकंड जो 2x है उस पर लगा के देखिए, जिससे आपके समय की बर्बादी ना हो। भारतीय दंड संहिता के प्रयोजनार्थ इस संहिता में किए गए कार्यों का निर्देशन करने वाले शब्दों तो क्या है का विस्तार स्वेच्छा कार्यों एवं स्वेच्छाया लोपों तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सामान्य आशय से संबंधित प्रावधान आईपीसी की किस धारा में दिए गए हैं? तो वह धारा 34 में दिए गए हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। धारा 34 भारतीय दंड संहिता में प्रयुक्त वाक्यांश सभी के सामान्य आशय के अग्रसरण में है। तो वह है 1870 के संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारतीय दंड संहिता में कौन सा प्रावधान संयुक्त दायित्व से संबंधित है? तो ये सभी जो धाराएं हैं, उपर्युक्त में से सभी धाराएं संयुक्त दायित्व से। तो धारा 34, धारा 35 और धारा 149 संयुक्त दायित्व से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 106 का हम देख लेंगे। यहाँ पे बी नहीं सही है। यहाँ पे कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण ही आपराधिक हैं में सम्मिलित सभी व्यक्ति उस ज्ञान या आशय का विचार किए बिना उस कार्य के लिए दायित्वाधीन होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 7 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अंतर्गत पदावली सामान्य आशय का अर्थ नहीं है? तो 107 में देख लेंगे हम, बी हो जाएगा। परिणाम के किसी पूर्वानुमान के बिना एक आपराधिक कृत्य करने की इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 8 में कह रहा है कि दंड संहिता कि कौन सी धारा संयुक्त आपराधिक दायित्व के सिद्धांत से संबंधित है? तो धारा 34 संयुक्त दायित्व अभी आप आगे पढ़ चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जब रिपीटेड क्वेश्चन आता है तो चाहे तो आप बस थोड़ा सा अपने A4 शीट पर लिख ले कि संयुक्त आपराधिक दायित्व धारा 34। इस तरह से छोटे से क्रिप्स नोट बनाते चलिए, जिससे कि आपको पेपर के समय पर रिविज़न करने में 1 घंटे में सारा आईपीसी रिवाइज हो जाए। 9 में कह रहा है निम्न में से कौन सा वाद भारतीय दंड संहिता के अधीन संयुक्त दायित्व से संबंधित है? तो महबूब शाह बनाम एम्परर संयुक्त दायित्व से संबंधित है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 10 में देख लेंगे सेक्शन 34 ऑफ द आईपीसी। तो ये क्या है? इज अ रूल ऑफ एविडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 11 में कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देख लेंगे, इसका जो ए होगा, धारा 34 में सिर्फ एक साक्ष्य का नियम है। चलिए 12 में देखेंगे भारतीय दंड संहिता की 1860 की धारा 34 के अंतर्गत यथा विचारित संयुक्त दायित्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस निर्णय पर आधारित है? तो 112 का हम लोग देख लेंगे, जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ए, बरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर। ये भी धारा 34 के संयुक्त दायित्व से संबंधित है। सामान्य आशय से अभिप्राय है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। एक आशय के प्रति 2 या अधिक व्यक्तियों के मानसिक सहमति का होना तथा एक दूसरे की उसमें सहभागिता, यानी किसी अपराध के लिए 2 व्यक्तियों का जो दिमाग है या उनकी सोच है एक होना, उनका आशय एक होना। 14 में लिखा है सामान्य आशय के आधार पर संयुक्त दायित्व के सिद्धांत के लागू होने के लिए आपराधिक कार्य किया जाना। तो 14 का ए हो जाएगा, एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 में। 15 में लिखा है कि जब कई व्यक्तियों द्वारा आपराधिक कृत्य किया जाता है तब क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति आपराधिक कृत्य के लिए ऐसे ही उत्तरदायी होगा जैसे उसने स्वयं अपराध किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 16 में लिखा है कि निम्न में से कौन भारतीय दंड संहिता की धारा 34 तथा धारा 149 के बीच अंतर को स्पष्ट करता है?
तो कौन सा करता है? धारा 149 में एक विशिष्ट अपराध, जबकि धारा 34 में नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 17 में देखेंगे क्या कह रहा है। देखिए 17 में लिखा है कि व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। तो 17 का जो हो जाएगा ऑप्शन ए, ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल फॉर द एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। ये पहले ही क्वेश्चन का एक तरह से इंग्लिश रूपांतरण है जो 115 में आपने देखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 118 लिखा है कि सामान्य आशय के सिद्धांत की विवेचना निम्नलिखित में से किस वाद के अंतर्गत की गई है? तो 18 में की गई है महबूब शाह बनाम किंग एम्परर। ये पहले देख चुके हैं आप, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वाद को सिंधु नदी वाद के नाम से जाना जाता है? तो आप जानते हैं इस वाद को, आपने पढ़ा है, महबूब शाह वाद का सिंधु नदी वाद कहा जाता है, जहां पर महबूब शाह ने गोली मार दी थी। चलिए 120 में देखिए, सामान्य आशय सिद्ध करने के लिए दिमागों का पूर्व मिलन सिद्ध करना आवश्यक है, यह कहा गया है। तो 120 का सी, महबूब शाह बनाम एम्परर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 121 में लिखा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 द्वारा निर्मित संयुक्त दायित्व के सिद्धांत से निम्नलिखित में से कौन सा वाद संबंधित है? तो 121 का महबूब शाह बनाम एम्परर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। 122 में कह रहा है कि सामान्य आशय और समान आशय में स्पष्ट अंतर निम्न मामले में किया गया था। फिर इसका वही आंसर होगा ऑप्शन बी, महबूब शाह बनाम एम्परर। थोड़ा सा जल्दी स्पीड बढ़ाएंगे हम लोग, क्योंकि 100 क्वेश्चन करने और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो 25 मिनट के अंदर अंदर खत्म हो जाए। लिखा है भारतीय दंड संहिता की धारा 34 पर प्रसिद्ध वाद है। तो कौन सा वाद प्रसिद्ध है यहाँ पर? बरिंद कुमार घोष बनाम एम्परर। ये बहुत ही प्रसिद्ध वाद है। अपराधों में वे भी सहायक होते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। यह कथन किस वाद में कहा गया था? तो यह कहा गया था बरिंद कुमार घोष बनाम एम्परर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर 125 में कह रहा है, आ और बा ने एक बैंक को लूटने की योजना बनाई। आ बैंक में गया और अपनी पिस्तौल से रोकड़िए को मारकर राशि ले ली। आज जब बैंक से लौटा था, उसी बैंक के गार्ड ने मार दिया। बा, जो अपनी मोटरसाइकिल पर बैंक के बाहर इंतजार कर रहा था, भाग गया। बा का आपराधिक दायित्व है। तो इसमें बा का आपराधिक दायित्व क्या होगा? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, रोकड़िया की हत्या और लूट दोनों के लिए दायी होगा। जो बाहर खड़ा था वो भी उसके लिए उत्तरदायी होगा। चलिए, प्रीवी काउंसिल के समक्ष पोस्टमास्टर हत्या के मामले में निर्णय दिया गया था। तो किसके द्वारा निर्णय दिया गया था? लॉर्ड समनर के द्वारा। ऑप्शन ए, लॉर्ड समनर के द्वारा यह निर्णय दिया गया था। एक्स और वाई दोनों जेड की हत्या करने जाते हैं। एक्स हाथ में भाला लिए चौकन्ना खड़ा रहता है, पर जेड पर कोई वार नहीं करता। वाई जेड को मार डालता है। अब इसमें क्या सही होगा? तो 127 का जो ऑप्शन बी है, जेड की हत्या के लिए एक्स और वाई दोनों दोषी पाए जाएंगे या दोनों दोषी करार किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। 128 में कह रहा है कि एक आपराधिक कार्य करने में संयुक्त दायित्व के सिद्धांत की अपेक्षा की गई है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अपराधियों को अनुप्रमाणित करने वाला सामान्य आशय विद्यमान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 129 में कह रहा है कि आ, सामान्य आशय को अग्रसित करते हुए हत्या के प्रयत्न का दोषी पाया जाता है। तो इसका होगा, आ ने स्वेच्छा से अपराध का शस्त्र प्राप्त कराया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 130 में देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 लागू करने के लिए शामिल सभी व्यक्तियों द्वारा अपने सामान्य आशय के अग्रसर में काम किया गया हो, परंतु सभी परिस्थितियों में सभी का शारीरिक उपस्थिति द्वारा भाग लेना अनिवार्य नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, जे.एम. देसाई बनाम बॉम्बे राज। 31 में देखेंगे,
लिखा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के लिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शारीरिक उपस्थिति सहभागिता के लिए आवश्यक है परंतु सभी प्रकरणों में नहीं। आपने इससे पहले क्वेश्चन देखा। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अंतर्गत यह नियम है कि सभी अभियुक्तों को घटना स्थल पर शारीरिक रूप से उपस्थित होना आवश्यक है कि अपवाद के स्वरूप में कौन से अपराध आते हैं। तो 132 का हम देखेंगे संपत्ति के विरुद्ध अपराध, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपराधिक दायित्व की शर्त नहीं है। तो यह ज्ञान की कारित कार्य विधि द्वारा निषिद्ध है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 34 निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक तत्व नहीं है। तो 34 के कौन से आवश्यक तत्व नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामान्य उद्देश्य अग्रसर करने में किया गया कृत्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर 35 देखेंगे, यहाँ है 35, फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दंड संहिता की धारा 34 का एक आवश्यक तत्व नहीं है। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देखिए 35 में, और 35 में है आपराधिक कृत्य 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, यह तत्व नहीं है, आवश्यक तत्व नहीं है। आप इसको चाहे तो अपने बेयर एक्ट से पढ़ सकते हैं धारा 34 को। निम्न में से कौन सा वाद भारतीय दंड संहिता की धारा 34 से संबंधित नहीं है। तो के.एम. नानावती बनाम बम्बई राज, बाकी ये सारे आप देख लीजिए, ये सारे 34 से ही संबंधित हैं। इनको भी आप A4 शीट पर लिख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद सामान्य आशय पर आधारित संयुक्त दायित्व के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो 37 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, रेक्स बनाम गोविंदा सामान्य आशय से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य आशय से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर कई भी कूट दिए हुए हैं, तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, बल्कि इसका ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, 1, 2 और 4, यानी महबूब बनाम एम्परर समान आशय से संबंधित नहीं है, संबंधित है। और ऑप्शन बी बरिंद्र कुमार घोष और 4 श्री कांतिया बनाम बम्बई राज, डीडीपी बनाम वियर्ड, यह संबंधित नहीं है, यह धारा 85 से संबंधित है, ये वाला 85 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा वाद सामान्य आशय से संबंधित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आप ऐसे ही देख सकते हैं कि ये सामान्य आशय से संबंधित है, ये समान आशय से संबंधित है। आर बनाम टालसन ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 40 में देखेंगे, यहाँ पर एक सूची दी हुई है और इसको छोटा कर लेते हैं, और 40 का जो सही आंसर है वो है ए। अब हम लोग इसको मिला लेंगे, ए का 2 यानी कि विकृत चित्तता प्रतिरक्षा के रूप में, आर बनाम मैकनाटन, फिर B1 सामान्य आशय, एम्परर बनाम बरिंद्र कुमार घोष। अब सी का 4 हो जाएगा आवश्यकता, आर बनाम डडले एवं स्टीफन, और बचा आपका गंभीर और अचानक प्रकोपन, राज्य बनाम के.एम. नानावती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 41 में देखते हैं क्या है। 41 नंबर कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए एवं सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो रेक्स बनाम, यहाँ पर हम लोग मिलाना देखेंगे, इसका आंसर होगा सी, A4। तो रेक्स बनाम लेवेट, तथ्य की भूल, B3 तबू चेतिया बनाम आसाम राज, चित्त विकृतता, C2 विजयन बनाम केरल राज, आपराधिक षड्यंत्र, और उत्तर प्रदेश राज वीरेंद्र प्रसाद हत्या। तो यह हो जाएगा इसका सुमेल। चलिए 42 में देखेंगे, कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में सामान्य आशय घटनास्थल पर भी उत्पन्न हो सकता है जिसे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा अभियुक्तों के आचरण से निश्चित किया जाता है या अभिनिर्धारित किया गया। तो यह किया गया था ऋषिदेव पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय दंड संहिता की धारा 34 का आवश्यक घटक नहीं है? तो अपराध के लिए व्यक्तियों में समान आशय का होना। चलिए 44, उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और धारा 149 के बीच अंतर को समझाया है। तो 144 में नानक चंद बनाम पंजाब राज्य में इस अंतर को समझाया है। 45 में कह रहा है कि वही बात है कि अंतर है। तो क्या अंतर है 45 में? तो इसका सी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर है इसका आंसर। धारा 34 सक्रिय भागीदारी मांगता है, जबकि धारा 149 में गैर कानूनी असेंबली की मात्रा निष्क्रिय सदस्यता की आवश्यकता होती है। चलिए 45 में देख लेंगे। 46 में लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर सी जो है उसका सही आंसर होगा, यानी कि कथन क्या है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में 2 व्यक्ति अपेक्षित हैं, जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा 149 में 5 व्यक्तियों की अपेक्षा है। ये अंतर हो गया 34 और 149 में। तीसरा कथन कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और 149 दोनों में पूर्व सहमति की अपेक्षा है, यानी दोनों में पूर्व सहमति की अपेक्षा होनी चाहिए, यानी दोषियों के बीच में, अभियुक्तों के बीच में पूर्व सहमति होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय दंड संहिता 1860 निम्न में से कौन सी धारा संयुक्त व आणविक दायित्व से संबंधित है? तो धारा 36 आणविक दायित्व से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। का अंशतः या को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करके और अंशतः या को पीट कर साशय या की मृत्यु कारित करता है का हत्या का अपराध करता है भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा पर? तो यह हो गई धारा 36 पर। 149 नंबर देखेंगे। किस परिणाम का स्वेच्छा कारित किया जाना कहा जा सकता है? तो 136 का जो 49 का जो सही आंसर है वो है डी, उपरोक्त सभी परिस्थितियों में कारित करने का आशय रखता है। यह ज्ञान रखता है कि वह इसे कारित कर सकता है, या विश्वास रखने का कारण रखता है कि ऐसा कारित होना संभव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 50 में लिखा है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा स्वेच्छा को परिभाषित करती है? तो 39, धारा 39 स्वेच्छा को परिभाषित करती है। 51 में अपराध की परिभाषा दी गई है। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2N में अपराध की परिभाषा को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 152 क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन धारा 42 में प्रयुक्त स्थानीय विधि कहाँ पर लागू होती है? तो भारत के किसी विशिष्ट भाग पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अवैध शब्द इस हर बात को लागू है जो उपयुक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा अपराध हो, विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 54, एक अवैध भारतीय दंड संहिता 1860 में कहाँ परिभाषित है? शब्द अवैध, तो वह धारा 43 में परिभाषित है। 60 देखेंगे, माफ कीजिएगा, 54 के बाद 55 देखेंगे। अवैध शब्द को भारतीय दंड संहिता में परिभाषित किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है? उपयुक्त में से सभी, केवल हर बात जो कि एक अपराध है, केवल हर बात जो एक विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, केवल हर बात जो कि दीवानी कार्रवाइयों के लिए आधार उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्षति शब्द किस प्रकार की अपहानि का द्योतक है जो कि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से कारित करता है? तो इनमें से सभी, ख्यात, शरीर, संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंडर सेक्शन 45 ऑफ द IPC लाइफ डोनेट्स लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय दंड संहिता में जीव जंतु शब्द में सम्मिलित नहीं है, तो मानव सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय दंड संहिता में सद्भाव शब्द को परिभाषित किया गया है, तो वह परिभाषित किया गया है ऑप्शन सी में, 52 में, धारा 52 में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 60 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संशय को भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो यह धारा 52A में परिभाषित किया गया है। चलिए ये युग्म सही सुमेलित करने हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। सदोष हानि धारा 23, फिर है 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ सामूहिक बलात्संग धारा 376 घा खा भारतीय दंड संहिता, और 4 सामूहिक बलात्संग धारा 376 घा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मित्रों निरंतर अभ्यास करते रहिए, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। 62 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय दंड संहिता द्वारा परिभाषित शब्द दंड की परिभाषा में नहीं आता? तो प्रताड़ना दंड की परिभाषा में नहीं आता, आईपीसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे लिखा है कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा दंड नहीं है? तो निर्वासन दंड नहीं है, जुर्माना दंड है, मृत्यु और संपत्ति का समापहरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है? तो 64 में कितने प्रकार के? तो यहाँ पर 5 प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मित्रों। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अधीन मान्य दंड नहीं है? तो काला पानी तथा देश निकाला मान्य दंड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दंड भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नहीं दिया जा सकता? तो आजीवन निर्वासन नहीं दिया जा सकता। चलिए आगे बढ़ेंगे। 67 में कह रहा है कि आजीवन कारावास का अर्थ है, तो इसका अर्थ है संपूर्ण अवशेष जीवन, यानी कि जब से सजा दी गई है उसके बाद से संपूर्ण अवशेष जीवन। चलिए भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर सी 54 धारा 54 आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 169 भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत समुचित सरकार आजीवन कारावास की सजा को लघुकृत कर सकेगी? तो 55 कर सकेगी लघुकृत आजीवन कारावास को, धारा 55 के द्वारा। 70 में देखेंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 57 के अनुसार आजीवन कारावास की अवधि कितनी है? तो यहाँ पे 70 का जो सही आंसर है वो है 20 वर्ष। 71 में जहां वह राशि अभियुक्त नहीं की गई है जितनी तक जुर्माना हो सकता है, वह अपराधी जिस राशि के जुर्माने के लिए दायी है वह है। तो कितनी राशि के लिए तक जुर्माना? असीमित परंतु अत्यधिक नहीं। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है असीमित परंतु अत्यधिक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 72 में कह रहा है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 65 के अंतर्गत अर्थदंड अदा न करने पर कारागार की सजा रहेगी। तो कितनी रहेगी 72 में? यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की 1/4 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 73 में कह रहा है एक अपराध कारावास और अर्थदंड से संबंधित है, उसमें अर्थदंड के व्यतिक्रम में अधिकतम कारावास जो दिया जा सकता है। तो 73 का हो जाएगा सी, अपराध के लिए अधिकतम नियत कारावास के 1/4 से अधिक नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय दंड संहिता के अनुसार एक न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में निम्न भांति का कारावास अधिरोपित कर सकेगी। तो 74 का हो जाएगा सी, किसी भांति का। चलिए 75 में देखेंगे। यदि कोई अपराध मात्र अर्थदंड से दंडनीय है और अभियुक्त को 50 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है, तो अर्थदंड की अदायगी के व्यतिक्रम की दशा में सजा की अवधि होगी। तो 75 का है 2 माह से अनधिक की नहीं। चलिए 76 देखेंगे। एक अपराध मात्र अर्थदंड से दंडनीय है और अभियुक्त को 100 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है, तो अर्थदंड की अदायगी के व्यतिक्रम में दशा में सजा की अवधि होगी, तो वह होगी 4 माह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 77 नंबर देखेंगे।
यदि एक अपराधी को केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध के लिए 1,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाता है, तब जुर्माना न देने की दशा में उसे दिए जाने वाले कारावास की अवधि अधिक से निम्न अधिक ना हो सकेगी। तो कौन सी नहीं हो सकेगी? यहाँ पर हम देख लेंगे 77 का आंसर, 6 महीने से अधिक की नहीं। चलिए 78 देखेंगे। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा जुर्माना न देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो के बारे में प्रावधान करती है? तो 78 का यहाँ पर सी धारा 67 जुर्माना न देने पे सजा का प्रावधान करती है। 79 में देख लेंगे। ऐसे अपराध के लिए जो केवल अर्थदंड से दंडनीय हो, अर्थदंड देने के व्यतिक्रम में की दशा में, तो इसका 79 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कारावास साधारण होगा। चलिए 80 देखेंगे। यदि भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध मात्र जुर्माने से दंडनीय है, तब जुर्माना अदा करने में व्यतिक्रम होने पर कारावास की सजा होगी। तो क्या होगी यहाँ पर? यह केवल साधारण होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन में एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है और इसका ऑप्शन जो है वो है डी। तो हम लोग चलिए मिला के देख लेंगे और इससे हमारी लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एम जॉर्ज बनाम महाराष्ट्र राज्य दुराशय, B1 महबूब शाह बनाम एम्परर सामान्य आशय, और C4 मैकनाटनवाद का उन्मत्तता, और क्वीन बनाम कॉलिंस प्रयत्न। तो यह हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ भी एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है, तो जिसका सही आंसर हो जाएगा 82 का, वो हो जाएगा इसका भी डी ही आंसर है। तो यहाँ पर पहला है आर बनाम प्रिंस दुराशय, फिर B3 मैकनाटनवाद को उन्मत्तता या पागलपन, C4 आर बनाम डंडले एंड स्टीफन आवश्यकता, और बरिंद कुमार घोष सामान्य आशय। ये सब आप आगे पहले पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और यहाँ भी एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है 83 में, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ए। तो केहर सिंह बनाम दिल्ली, तो ए का 2 आपराधिक षड्यंत्र, B4 नवाब अली बनाम उत्तर प्रदेश सामान्य उद्देश्य, C1 विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार माफ कीजिएगा, और D3 महबूब बनाम एम्परर सामान्य आशय। चलिए आगे बढ़ेंगे। 84 नंबर क्वेश्चन में भी एक सूची दी गई है और सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज्य, ए का 2 मथुरा बालासंग मामला, B4 स्टेट बनाम नलिनी राजीव गांधी हत्या मामला, C3 बरिंद कुमार घोष बनाम एम्परर तो पोस्टमास्टर हत्या मामला, और D1 महाराष्ट्र राज्य बनाम सुखदेव सिंह जनरल एस वैद्य मामला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 85 में लिखा है, माफ कीजिएगा 85 इस तरफ है। एक सफल अभियोजन का परिणाम होता है, तो वह होता है दोष सिद्धि। यदि अभियोजन सफल हो गया है इसका मतलब दोष सिद्धि हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्न में से कौन सी धारा एकांत परिरोध का प्रावधान करती है? तो धारा 73 एकांत परिरोध का प्रावधान करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एकांत परिरोध की अधिकतम सीमा है, तो 87 में एकांत परिरोध की जो अधिकतम सीमा है वो है 3 माह। सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, बस थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं। यदि अभियुक्त किसी मामले में 1 वर्ष से अधिक समय की सजा से दंडित किया गया है तो एकांतवास की सजा अधिक नहीं होगी। तो यहाँ पहले आप देख चुके हैं, वह 3 माह से अधिक, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय दंड संहिता की धारा 73 एवं 74 के अनुसार किसी दोष सिद्धि को दिए गए दंड के किसी भाग अथवा भागों की अवधि के लिए एकांत परिरोध में रखा जा सकता है, निम्न से कौन सा सही नहीं है? तो जो 89 का सही नहीं है वो बी सही नहीं है। यहाँ पर यदि सजा की अवधि 6 माह से अधिक और 1 वर्ष से अधिक नहीं है तो 3 माह की अवधि से अधिक नहीं है, तो यह सही नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन आप चाहे तो पढ़ लीजिएगा।
भारतीय दंड संहिता 1860 की कौन सी धारा में दंड विधि का प्रायश्चित सिद्धांत समाया हुआ है? तो धारा 73 एवं 74 में प्रायश्चित का सिद्धांत समाया हुआ है। आगे बढ़ेंगे। 91 में लिखा है कि किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए अपराध पर वर्धित दंड निम्न में से किस धारा के अंतर्गत अधिरोपित किया जा सकता है? तो वह किया जा सकता है, ये जो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन डी यह होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 92 में कह रहा है अ मजिस्ट्रेट कन्विक्ट्स एन अक्यूज्ड ऑफ theft for 1 year imprisonment and 1000 fine. Maximum punishment for which accused can be sentenced to imprisonment is default of payment fine shall be. तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 9 मंथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यही आज हम केवल 92 क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद का जो दूसरा अध्याय है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ऐसा है मित्रों कि आप लोगों को ये लेसन पसंद आया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और निरंतर अभ्यास करते रहिए क्योंकि समय बहुत कम है। 13 फरवरी या 12 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होना है और इन वीडियो को आप प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगा। इनको फास्ट फॉरवर्ड में रिवीजन के तौर पे आप देखिए, इससे ज़रूर आपको फ़ायदा होगा, ज़रूर इससे क्वेश्चन फंसेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।